ओके। आज हम लोग एक काम करते हैं। क्लास तो करेंगे, उससे पहले एक हम लोग ब्रीफ समझते हैं ईएमएस के बारे में। अपना एक टॉपिक है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बहुत इजी भी है। देखो, सब लोग को मेरा वॉइस आ रहा है? ऑल ऑफ यू आर एबल टू? ओके, या। सो बेसिकली एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जो है, उसमें क्या होता है, एक ब्रेक करो पहले तो इस टॉपिक को। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? एक स्टेटमेंट। एफिशिएंट मार्केट पहले समझते हैं कि एक एफिशिएंट मार्केट क्या होता है। एफिशिएंट मार्केट वो है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट हंग्री इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, माने बहुत सारे प्रॉफिट हंग्री इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो लोग एक्टिवली स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जो लोग एक्टिवली स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं, और वो लोग क्या करेंगे? अच्छे अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे। ठीक है, और जो स्टॉक का प्राइस है ना, उसमें मार्केट में जितना भी न्यूज है सारा इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, मतलब मार्केट में जितना भी सारा न्यूज है वो स्टॉक के प्राइस में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग लेजी हैं कि एक्टिव है? एक्टिव है, सबको पैसा कमाना है। दे आर प्रॉफिट हंग्री, यानी सबको पैसा कमाना है। एंड स्टॉक का जो प्राइस है उसमें सारा पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो सारा पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसका मतलब क्या है पहले ये समझो। माने इंफॉर्मेशन में क्या आता है? एक तो आप देखते हो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी का जो एनुअल रिपोर्ट है कंपनी पब्लिश करता है, क्वार्टरली भी पब्लिश करता है और एनुअल बेसिस में भी पब्लिश करता है। माने उससे बेसिकली कंपनी का फंडामेंटल समझ में आता है कि कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग कैसा है, कंपनी का शेयर प्राइस कैसा है, कंपनी के रेशियोज कैसे हैं, जैसे प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, कंपनी का ईयर ऑन ईयर अर्निंग्स में ग्रोथ क्या है, रेवेन्यू में ग्रोथ क्या है। तो ये सब चीज हम लोग को समझ में आता है। ठीक है, ये हो गया फंडामेंटल इंफॉर्मेशन। उसके बाद में एक होता है कंपनी का पास डेटा, चार्ट एनालिसिस, मतलब आप कंपनी का शेयर प्राइस का ग्राफ देख रहे हो। ठीक है, आप ट्रेंड एनालाइज कर रहे हो कि कंपनी का Q1 में परफॉर्मेंस कैसा रहता है कंपेयर टू Q2 में, परफॉर्मेंस कैसा रहता है कंपेयर टू Q3 में परफॉर्मेंस। बहुत सारे बिजनेस सीजनैलिटी इफेक्ट में आते हैं। मतलब आप देखोगे जैसे वोल्टास, तो वोल्टास एक ऐसी कंपनी है, तो वोल्टास का ज्यादा सेल कब होगा? गर्मी में। तो वोल्टास का Q1 का परफॉर्मेंस बढ़िया होगा, वोल्टास का Q1 का परफॉर्मेंस बढ़िया होगा कंपेयर टू तुम्हारा जब दिसंबर का मंथ रहता है, मतलब Q2 एंड Q3। ठीक है ना? तो बोलने का मतलब ये है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, और सारे के सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब प्रॉफिट हंग्री है, वो लोग लेजी नहीं है, वो लोग एक्टिव है, और सब स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं ताकि वो पैसा लगा सके और प्रॉफिट्स कमा सके। तो इसको हम लोग एफिशिएंट मार्केट बोलते हैं। और कोई भी अगर रैंडम न्यूज आएगा स्टॉक के प्रति, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ये अनाउंस करता है कि हम इस सेक्टर में सब्सिडी देंगे, और आपका बिजनेस उसी सेक्टर का है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट अभी बहुत ज्यादा सोलर सोलर कर रहा है, तो एक कंपनी है विक्रम सोलर बोल के, मैंने अनलिस्टेड में उसका दाम जो था वो बहुत शूटअप कर गया पहले से। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई सोलर इज द नेक्स्ट बिग थिंग, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला। तो सोलर की जितनी भी सारी कंपनीज है, इरेडा है, मैंने वो सारी जो एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जो कंपनीज है वो बहुत शॉर्ट अप किया है लास्ट कुछ ईयर्स में। जैसे टाटा पावर है, अडानी पावर है, अडानी ग्रीन। तो बोलने का मतलब ये है कि कोई भी रैंडम न्यूज अगर आता है तो एफिशिएंट मार्केट में क्या होगा, वो जो रैंडम न्यूज का इंपैक्ट है शेयर प्राइस में, वो हौले हौले नहीं आएगा, वो इंस्टेंट आएगा।
माने अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आएगा तो स्टॉक का दाम बढ़ना है तो बढ़ जाएगा, गिरना है तो गिर जाएगा, बट वो इफेक्ट इमीडिएट आएगा, हौले हौले नहीं आएगा कि आज 10 बढ़ेगा फिर कल 10 बढ़ेगा, नहीं। इस टाइप के मार्केट को हम लोग एफिशिएंट मार्केट बोलते हैं। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रॉफिट हंग्री, एक्टिव। ठीक है, स्टॉक प्राइस में सारे के सारा पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो पास डेटा हो चाहे वो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, एंड कोई भी अगर रैंडम न्यूज होगा तो उसका जो इंपैक्ट है वो कंपनी के शेयर प्राइस में इमीडिएट आएगा, हौले हौले नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम लोग एफिशिएंट मार्केट बोलते हैं। समझा? हाँ, तो बेसिकली एफिशिएंट मार्केट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक है तुम्हारा वीक फॉर्म एफिशिएंट, एक है तुम्हारा सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट और एक है स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कंपनी का पास डेटा पे। आपने देखा होगा एक वर्ड होगा चार्टिस्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। मैंने एक ट्रेंड एनालाइज किया है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अप्रैल में बढ़ता है, हर साल अप्रैल में कंपनी का शेयर प्राइस 10% से बढ़ता है। तो मैं क्या करूंगा, मार्च एंड पे खरीद लूंगा, अप्रैल में रख के उसको बेच दूंगा। समझा? ये ट्रेंड एनालाइज कर लिया मैंने। तो ऐसे करके बहुत सारे ट्रेंड्स होते हैं। इस टाइप की स्टडी को जब आप कंपनी का पास्ट हिस्ट्री को स्टडी करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस या फिर चार्ट्स एनालिसिस। ठीक है, वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट्स क्या बोलता है कि अगर आप सिर्फ पास्ट डेटा पे रिलाई करके ट्रेड लगा रहे हो और अगर मार्केट वीक फॉर्म एफिशिएंट है तो आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते हो। आई रिपीट अगेन, बहुत सिंपल सा बात चल रहा है यहां पर, बहुत बहुत नॉर्मल टोन में बात चल रहा है कि अगर मार्केट्स आर वीक फॉर्म एफिशिएंट, मतलब शेयर प्राइस में, कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसमें सारा पास डेटा ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है, मार्केट्स अगर वीक फॉर्म एफिशिएंट है तो उसमें कंपनी का सारा पास डेटा ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। एंड अगर मार्केट वीक फॉर्म एफिशिएंट है, कंपनी का स्टॉक प्राइस में सारा पास डेटा ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो तुम कैसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगा, हमको पहले ये बताओ। ठीक है, तो तुम्हारे को जो प्रॉफिट्स आएगा वो नॉर्मल आएगा, तुम एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा तुम ज्यादा नहीं कमा सकता, और अगर तुम कमा रहे तो वो तुम्हारा स्किल है। ठीक है ना, तुम्हारे बिल्डिंग में 3 तल्ला में एक भैया होंगे तो वो मान लो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो वो टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं, बट वो भैया का स्किल होगा। ईएमएच क्या बोलता है, ईएमएच बोलता है अगर मार्केट्स वीक फॉर्म एफिशिएंट है तो फिर आप टेक्निकल एनालिसिस से एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट्स आप पैसा नहीं कमा सकते हो। समझा? तो पहला जो लेयरिंग है बोलता है इफ द मार्केट्स आर वीक फॉर्म एफिशिएंट देन टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट यूजफुल। तो हम लोग अगर इसको प्रूव करना चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं, आंख बंद करके 5 स्टॉक को सेलेक्ट किया और टेक्निकल एनालिसिस करके 5 स्टॉक को सेलेक्ट किया, दोनों में रिटर्न्स क्या मोटा मोटी सेम आएगा। माने आप बीट नहीं कर पाओगे रैंडमली सिलेक्टेड स्टॉक्स को अगर मार्केट वीक फॉर्म एफिशिएंट है तो। उसके ऊपर का लेयरिंग में आते हैं पास हिस्ट्री के बाद कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल मतलब आप कंपनी का पूरा रिपोर्ट को स्टडी कर रहे हो, कंपनी का बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सारा आपकी रेशियो स्टडी कर रहे हो। एंड आप कंपनी का पूरा प्रमोटर होल्डिंग कैसा है, सारा की रेशियोज हो गया, कंपनी का विजन मिशन, आप सब कुछ पूरा एकदम अच्छे से देख रहे हो। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, अगर मान लो आप फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कंपनी का प्रमोटर कौन है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, टाटा है। ठीक है, ये सारी एथिकल कंपनीज है। ठीक है ना, आज के दिन पे अडानी में जितना लोगों को ट्रस्ट नहीं है अंबानी पे है। समझा? क्योंकि अडानी बहुत छोटे टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है। ठीक है, तो टाटा इज अ नेम सिनोनिमस टू ट्रस्ट। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के सारे रेशियोज को स्टडी करते हो। ठीक है, आप कंपनी का पूरा बैलेंस शीट स्टडी करते हो, माने जितना भी सारा पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। 2 टाइप का इंफॉर्मेशन होता है, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। ठीक है,
सो प्राइवेट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? प्राइवेट मतलब जो कंपनी के अंदर में है, जो कंपनी के केएमपीस के हाथ में है। फॉर एग्जांपल एकदम इंटरनल, मतलब मैनेजमेंट लेवल पे जो इंफॉर्मेशन है जो अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। कंपनी फॉर एग्जांपल कोई मर्जर कर रही है लेकिन अभी तक वो मर्जर अनाउंस नहीं हुआ है, तो दैट इज प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ठीक है। सो जितना भी सारा पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, आप वो सारा स्टडी करके फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो एंड आप चेक कर रहे हो कि कंपनी का फंडामेंटल्स कैसा है, कंपनी स्ट्रॉन्ग, कंपनी का एसेट देख रहे हो, कंपनी का देख रहे हो कि कंपनी मार्केट लीडर है कि नहीं है। तो ये सारी चीजें आप चेक कर रहे हो। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करके अगर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाते, देन द मार्केट इज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट। ठीक है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, हमने अभी तक क्या किया? हमने सबसे पहले समझा एक एफिशिएंट मार्केट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि भाई लार्ज नंबर ऑफ प्रॉफिट हंग्री इन्वेस्टर्स जहां पर है, वो लोग एक्टिवली स्टॉक्स को ढूंढ रहे, वो लोग लेजी नहीं है। जितना भी सारा पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में इनकॉर्पोरेटेड है। ठीक है। एंड कोई भी अगर रैंडम न्यूज आएगा तो उसका जो इंपैक्ट है वो कंपनी के शेयर प्राइस पे इंस्टेंट आएगा, हौले हौले नहीं आएगा। सो इस टाइप के मार्केट को हम लोग एफिशिएंट मार्केट बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद में आप अगर देखेंगे, हमने बात किया सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस का। सो मैंने क्या बोला, अगर आप कंपनी का पास डेटा को स्टडी करके, कंपनी के चार्ट्स को स्टडी करके, ट्रेंड एनालिसिस करके अगर आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बना सकते, देन द मार्केट इज वीक फॉर्म एफिशिएंट। ठीक है। अगर आप ऑल पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को स्टडी करके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकते, देन द मार्केट इज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट। उसके ऊपर में जो आता है वो आता है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग। जो कंपनी का प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो आपने किसी से बोल दिया, बोला अरे उसमें तो मेरे मामा डायरेक्टर है, तो उन्होंने मेरे को न्यूज खबर दिया है कि अभी ये बढ़ेगा, तो मामा इज अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। ओके, तो मामा इज अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। सो इसका मतलब क्या है, आपके पास में इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, आप उसके बेसिस में ट्रेड डाल रहे हो, और अगर आप तब भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, देन द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट। बट इनसाइडर ट्रेडिंग इज बैंड। इनसाइडर ट्रेडिंग को लेके लॉस बहुत स्ट्रिक्ट है। आप अगर बैन हो जाते हो तो हो सकता है आप पे बहुत बड़ा जुर्माना लगाए वो लोग, आपको जेल में डाल दे। ठीक है। अब जैसे वैक्सीन के टाइम पे हुआ था, मॉडर्ना बोल के कंपनी था, मॉडर्ना कंपनी था, वैक्सीन बनाता था। तो बेसिकली वो लोग ने अनाउंस किया कि हमको कोविड-19 का वैक्सीन मिल गया। तो वो लोग के फिर नेक्स्ट डे अनाउंस हुआ, नहीं नहीं हमारा तो ट्रायल फेल हो गया। तो जब उन्होंने अनाउंस किया तो कंपनी का प्राइस शॉर्ट अप किया होगा। द कंपनी टॉप लेवल केएमपीज माइट हैव बाइड लॉट ऑफ कॉल ऑप्शंस। सोच के देखो, वो लोग ने बहुत सारा कॉल ऑप्शन बाई किया होगा। तो वो लोग अगर कॉल ऑप्शन बहुत सारा बाई किए, इसका मतलब क्या है? एक चीज सोच के देखो ना, अगर वो लोग बहुत सारा कॉल ऑप्शन बाई किए हैं तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने से डिफरेंस आएगा, राइट? तो उनको फायदा होगा। जैसे ही नेक्स्ट डे वो लोग ने डंप मैंने बेच के निकल गए होंगे, वो लोग तो करोड़ों रुपए कमा लिया होगा, खरबों खरबों रुपए कमा सकते हैं कोई वैसे। बट दिस इज बैंड, इनसाइडर ट्रेडिंग इज बैंड। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी में ट्रांसपेरेंसी कितना है, मैंने लॉस कितने स्ट्रिक्ट है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है। आज जैसे मान लो इंडिया का जो लॉ होगा, फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका का लॉ उतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा। सोच के देखो, और कोई इकोनॉमी है जो उतना अभी तक बूमिंग नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 38-48 लेवल पे जो है, उसका इकोनॉमी उतना, उस वहां पर शेयर मार्केट के लॉज उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे। ठीक है ना। बट यूके एंड यूएस का बात करो तो वहां का और भी बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स होगा कंपनी को लिस्ट कराने के लिए। ठीक है ना। आज जैसे मान लो कोई कंट्री है जहां पर बोलते हैं कि हम लोग आपका लास्ट 2 साल का आईटीआर देखेंगे और आपको लिस्ट करने के लिए लोग अप्रूवल देंगे, और कोई कंट्री है जहां बोलता है कि हम लोग आपका 10 साल का आईटीआर देखेंगे। तो स्ट्रिंजेंट कौन सा हुआ? 10 साल वाला हुआ ना, कि आपको कितना डिस्क्लोज करने बोल रहा है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो अभी भी पब्लिक नहीं जाना चाहती। क्यों? पहला बात तो वो लोग लाइमलाइट में आ जाएंगे। लाइमलाइट में आ जाएंगे तो आपको बहुत सारा कंप्लायंस इश्यूज भी होगा, माने सब आपके पीछे लग जाएंगे। आप एक चीज समझो, मतलब प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अब जैसे एशियन पेंट्स बोल के कंपनी है, उसके ओनर का नाम आप लोग किसी को नहीं पता है, बट अडानी इंडस्ट्रीज के मालिक का नाम आपको पता है, रिलायंस के मालिक का नाम आपको पता है, आपको जीरोधा के बारे में पता है, बट एशियन पेंट्स के मालिक का नाम कोई नहीं जानता है। आप समझ रहे हो? एमआरएफ बोल के कंपनी है, मद्रास रबर फैक्ट्री, इसके कंपनी का नाम कोई नहीं इसके कंपनी का ओनर का नाम कोई नहीं जानता होगा। बोलने का मतलब ये है कि आप लाइमलाइट में आते हो,
ठीक है ना। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ऐसा नहीं चाहते कि वो लोग अभी भी पब्लिक जाए, उनको दरकार ही नहीं, नीड ही नहीं, कंपनी का ऑलरेडी बहुत पैसा है, कंपनी का ऑलरेडी बहुत पैसा है। आईपीओ कब आता है? जब कंपनी को फंड्स का दरकार होता है, उनको नीड ही नहीं है, वो अपना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप इनसाइडर इंफॉर्मेशन के बेसिस में भी आप ट्रेड डाल रहे हो एंड आप फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो, इसका मतलब क्या है? Markets are strong, firm, efficient. So three forms of efficiency are there in efficient market hypothesis. बोलता है अगर आप टेक्निकल एनालिसिस से पैसा नहीं बना पा रहे हो एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव द नॉर्मल रिटर्न, देन द मार्केट इज वीक फॉर्म एफिशिएंट, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस से ओवर एंड अबव पैसा नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? द मार्केट इज सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट। एंड अगर आप इनसाइडर से भी पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो मतलब द मार्केट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट, ठीक है। अब इसमें एक और बात हम लोग करते हैं, एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? एक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि भाई आप अपना सारा काम वगैरह छोड़ दिए, ठीक है, एंड आप स्टॉक्स ढूंढ के पैसा लगा रहे हो। पैसिव मतलब क्या होता है? आपने इंडेक्स पे पैसा लगा दिया। इंडिया का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी और सेंसेक्स, ठीक है। निफ्टी इज अ कलेक्शन ऑफ 50 स्टॉक्स, सेंसेक्स अ कलेक्शन ऑफ 30 स्टॉक्स। आपने क्या किया, एक निफ्टी 20 बोल के होता है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप क्या कर रहे हो? निफ्टी 20 में पैसा लगा दे रहे हो, या फिर आपको बैंकिंग सेक्टर पे पैसा लगाना है, आप बैंक 20 में पैसा लगा दे रहे हो, ठीक है। तो आपने वो पैसा लगा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका जैसे जैसे बैंकिंग सेक्टर ग्रो होगा आपका पैसा भी ग्रो होगा, वहां पर आप अपना एक्टिवली सारा काम कर ही रहे हो। अब डिपेंड ये करता है कि क्या एक्टिव ट्रेडिंग या फिर एक्टिव इन्वेस्टिंग इज जस्टिफाइड एज पर ईएमएच। द आंसर इज नो। वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई अगर आप एक्टिव कर रहे हो तो एक तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप जो 30 लाख रुपए का सैलरी कमा रहे थे वो अब आप नहीं कमाओगे, राइट। एंड आप जब ये सारा सिस्टम्स लोगे तो ये सारे सिस्टम्स का कॉस्ट है, राइट। फॉर एग्जांपल आपको न्यूज जल्दी लेने के लिए आपको ब्लूमबर्ग का टर्मिनल लेना पड़ रहा है, तो ब्लूमबर्ग का एक टर्मिनल का कॉस्ट है फॉर एग्जांपल 50 लाख, तो वो भी तो आपके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ना। आप इतने सारे बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, आप जाओगे, आपका खर्चा होगा, राइट, आप ट्रैवल करोगे। तो बोलता है ये सारा खर्चा को जब आप मिलाएंगे ना, ये सारा खर्चा को जब आप मिलाएंगे, और फॉर एग्जांपल लो कॉस्ट इंडेक्सिंग बोलते हैं। लो कॉस्ट इंडेक्सिंग का मतलब क्या है? इंडेक्स फंड्स में पैसा नहीं लगता ज्यादा। आपने 1,000 रुपए डाला ना, तो आपका उसमें 1,000 रुपए ही दिखेगा, बहुत ज्यादा कमीशन नहीं होता है। बट मैंने एक पीएमएस करा है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। उसमें क्या नियम है, अगर मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट होता है ना, सब 20% वो लोग का है। नुकसान में वो लोग भागीदार नहीं है, लेकिन प्रॉफिट में वो लोग 20% के भागीदार है, आप समझो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को 20% का रिटर्न आता है, तो 4% का रिटर्न तो वो लोग ले लेंगे। 50 लाख का मैंने कराया, दो कराया 50-50 लाख का, ठीक है। एक 50 लाख में मान लो मेरे को 20% का रिटर्न आता है, मतलब 10 लाख रुपए आया, उसका 20% मतलब 2 लाख तो वो लोग ले लेंगे। मानिए मेरा नेट रिटर्न कितना हुआ? 16% हुआ। यही लो कॉस्ट इंडेक्सिंग में क्या होता है, मान लो वो लोग आपको 17% का रिटर्न देते हैं, लो कॉस्ट इंडेक्सिंग में आपको 17% का रिटर्न देते हैं। 17% का रिटर्न देंगे वो लोग, आपको 0.5% चार्ज काटेंगे, 0.5% चार्ज काटते, तो भी तो आपका बेटर किसमें हुआ? इसमें हुआ ना। तो वही बोलता है कि बहुत बार ऐसा बोलता है कि एक्टिव इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्टिफाइड। जो भी बड़ा बड़ा लोग है वो लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं आप लो कॉस्ट इंडेक्सिंग करो। लो कॉस्ट इंडेक्सिंग का मतलब आपको माथा नहीं लगाना है, आपने लगा के छोड़ दिया, ठीक है ना। तो बोलता है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं, एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो बोलती है कि अ, मैं एक मर्जर करूंगी, ठीक है, मैं एक मर्जर करूंगी। कंपनी ने ये बोला, मान लेते हैं आज का डेट है आपका 22 अक्टूबर, ठीक है। कंपनी ने अनाउंस किया 22 अक्टूबर, मर्जर कर रहा है बहुत बड़े कंपनी के साथ। फॉर एग्जांपल क्या होता है, व्हेन द वेल्स ऑफ द फाइनेंस वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल अडानी का एक छोटा कंपनी को बाय करने का सोचता है, ठीक है। ऐसे न्यूज आता है ना, अडानी इज प्लानिंग टू बाय स्टेक्स इन दिस कंपनी, राइट। अडानी इज प्लानिंग टू बाय स्टेक्स इन दिस कंपनी, ऐसे ऐसे न्यूज आता है ना। तो उसमें क्या हुआ, ऐसा न्यूज आया कि भाई आज अडानी ने ऑफिशियल कर दिया है कि इस कंपनी में वो स्टेक बाय करेगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है, अगर अगर वैसा टाइप के कंपनी का प्रोटेक्शन मिल जाएगा तब तो कंपनी का हो जाएगा ना, कंपनी विल गेट एक्सेस टू ऑल द काइंड ऑफ रिसोर्सेज, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, राइट, कंपनी का। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है, तो फिर अब आप ये सोचो, ये जो न्यूज है क्या हो रहा था? फॉर एग्जाम्पल कंपनी का शेयर प्राइस 2 महीना पहले था 30 रुपए पे, बट आज कंपनी का शेयर प्राइस 40 रुपए पे है, ठीक है। तो 30 का 40 हो गया, 30 का 40 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 बढ़ा है वापस से 2 महीने के स्पैन में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो बेसिकली जब अनाउंसमेंट आ रहा है, 22 अक्टूबर को अनाउंसमेंट आ रहा है, हम लोग ये देखा कि उसके 1-2 महीना पहले से स्टॉक का प्राइस हल्का 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 बढ़ने लग गया। क्यों?
क्योंकि जो कंपनी के लोग हैं वो लोग रूमर्स फैलाएंगे, वो लोग रूमर्स फैलाएंगे ना। वो लोग रूमर्स क्या फैलाएंगे कि यार देख अपने कंपनी में ऐसा सा बात चल रहा है, अभी ये होने वाला है, अभी ऐसा होने वाला है, तो लोग पहले से बाय करना चालू कर देंगे ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जिस दिन अनाउंसमेंट आएगा लोगों को लगता है कि अब इसका तेल खत्म है। इसका तेल खत्म है का मतलब क्या है कि ये जो न्यूज था इसके वजह से जो भी बढ़ना था, जो भी प्राइस में इंपैक्ट आना था, वो अभी तक आ चुका है, क्योंकि रूमर तो 2 महीने पहले से ही चल रहे हैं। आईटीसी बोलता है हम डीमर्ज करेंगे, मेरा जो सिगरेट डिवीजन है उसको अलग, बाकी सब डिवीजन को अलग। सिगरेट है एथिकल नहीं है बोल के तो कंपनी का प्राइस इतना दबाव है। आप देखो आईटीसी कंपनी कोविड के टाइम पे लगभग मेरे ख्याल से 150 180 80 तक 180 तक चला गया था, अभी 3 गुना दाम हो गया, अभी 3 गुना दाम हो गया 5 साल में, माने स्टॉक हैज गॉन 3x इन 5 years, माने 100 का 300 इन 5 साल। तो ये बहुत बड़ी बात है। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि रूमर फैलता है बहुत बार, तो क्वेश्चन उठता है कि आप क्या डेट मानोगे। फॉर एग्जाम्पल आप रूमर फैलता है तो आप कौन सा डेट मानोगे। और अगर आप बोलते हो कि भाई 22 अक्टूबर का डेट मैं मानता हूं, तो 22 अक्टूबर को तो अनाउंसमेंट हो रहा है, अगर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो रहा है तो उसका तो इंस्टेंट इफेक्ट शेयर प्राइस माना चाहिए। मतलब शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए गिरना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बट शेयर प्राइस गिरता है। तो क्वेश्चन उठाया गया, आर दी मार्केट सफिशिएंट। सोच के देखो, नहीं समझा तुम लोग अभी भी, मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं। एक मर्जर का अनाउंसमेंट आया, ठीक है, एक मर्जर का अनाउंसमेंट आया, एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट आया कंपनी के बारे में, पॉजिटिव अनाउंसमेंट आया, बट पॉजिटिव अनाउंसमेंट आने से कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है, कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है। तो क्वेश्चन उठाया गया, आर दी मार्केट्स एफिशिएंट। क्योंकि हो क्या रहा था, बढ़ना चाहिए था, बट जो बढ़ना चाहिए था वो तो पहले ही बढ़ गया ना, क्योंकि रूमर तो पहले ही फैल गया। रूमर के बेसिस पे लोग ट्रेड कर रहे हैं, रूमर के बेसिस पे अगर लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है बताओ। अगर रूमर के बेसिस पे लोग ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, रूमर के बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो प्राइस तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। और जिस दिन एक्चुअल में अनाउंसमेंट आया वो लोग को पता है कि भाई इसका तो स्टोरी अब खत्म है। इट्स ऑल अबाउट कुकिंग ऑफ स्टोरीज इन द फाइनेंस वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट कुकिंग ऑफ स्टोरीज, नथिंग एल्स। ठीक है ना, ये जो न्यूज आया इसका तो स्टोरी ऑलरेडी खत्म है, देन दे विल गो टू सम अदर स्टॉक एंड सम अदर स्टोरी। आर यू अंडरस्टैंडिंग, इज इट क्लियर। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आपने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई किया है, ठीक है, कि स्टॉक जो है कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो ट्यूसडे को लो बंद होता है, ट्यूसडे को लो बंद होता है एंड फ्राइडे को हाई में खुलता है। मैंने वेडनेसडे थर्सडे का नहीं पता, बट आपने ट्रेंड एनालाइज किया है, ट्यूसडे को लो में बंद होगा और फ्राइडे को हाई में खुलता है। ठीक है, मार्केट्स आर, फॉर एग्जांपल तुम लोग बताओ कि ये जो ट्रेंड है, तो अब बताओ मार्केट वीक फॉर्म एफिशिएंट है कि नहीं। मैंने बोला फॉर एग्जांपल, बाकी को छोड़ो, मैं बोलता हूं हर शुक्रवार को मार्केट ऊपर खुलता है, तो बताओ मार्केट वीक फॉर्म एफिशिएंट है कि नहीं। मार्केट्स आर नॉट वीक फॉर्म एफिशिएंट। व्हाई द मार्केट्स आर नॉट वीक फॉर्म एफिशिएंट, बिकॉज ट्रेंड बन रहा है ना, ट्रेंड तो बन ही रहा है। तो ट्रेंड बन रहे का मतलब क्या है, मैंने पास डेटा को एनालाइज किया, पास डेटा को एनालाइज करके अब तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा ना। अगर हर फ्राइडे को मार्केट ऊपर खुल रहा है तो मैं बाय करके जाऊंगा ना थर्सडे को, और फ्राइडे को जब मार्केट बढ़ जाएगा मैं बेच दूंगा। ठीक है, लॉटरी है, ठीक है, तो लॉटरी बताओ वीक फॉर्म एफिशिएंट है कि नहीं। लॉटरी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लॉटरी वीक फॉर्म एफिशिएंट है कि नहीं। लॉटरी है, क्यों है, क्योंकि पास डेटा से तो फर्क ही नहीं पड़ता है। कल तुम्हारा लॉटरी लगा 6 नंबर वाले का, तो आज थोड़ी 6 नंबर वाले का लॉटरी लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस वाज अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। ठीक है, थैंक यू।